मेरे बहुत ही बहादुर किसान भाइयों और मेरी बहुत ही प्यारी और कम बहादुर नहीं किसान बहनों, आज मुझे इतना गर्व महसूस हो रहा है आपके बीच में आने का। और आज के दिन जब हम लोग एक महान स्वतंत्रता सेनानी को याद कर रहे हैं, तो जैसे पहले हम लोग याद करते थे, कभी भगत सिंह को, कभी चंद्रशेखर आज़ाद को हमेशा याद करते हैं, लेकिन अब उनको याद करना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि एक दूसरी स्वतंत्रता की लड़ाई हम लोग इस देश में सब लोग मिलकर के लड़ रहे हैं। एक आज़ादी हमको मिली 47 में, लेकिन आज हालात देखते हुए हमको सोचना पड़ता है कैसी आज़ादी मिली। आज हम बोलते हैं तो हमको देशद्रोही कह देते हैं, अगर कुछ लिखते हैं तो हमारे ऊपर मुकदमा कर देते हैं, अगर सच्ची बात टीवी के ऊपर दिखाते हैं तो जेल के अंदर ठूस देते हैं। तो ये जो आज़ादी हमको मिली है ये अधूरी है, क्योंकि आज़ादी पर कब्जा देश के बड़े बड़े धरना सेठों ने, बड़े बड़े पैसे वालों ने और ऐसे लोगों ने कब्जा कर लिया है जो आज देश को बेचने में जुटे हुए हैं। कुछ नहीं बचेगा अगर हम लोग लड़ेंगे नहीं। आप तो समझ गए हैं कि आपकी जमीन आपके हाथ से जाने वाली है, लेकिन ये भी समझ लीजिए कि जो बड़े बड़े कारखाने हमारे ही किसानों ने अपनी जमीन को दे करके बनवाया था देश को बढ़ाने के लिए, आज उनको भी बेचने का समय आ गया है। हमारी ये रेलवे जो एक कोने से लेकर के दूसरे कोने तक हमको पहुंचाती है, मजदूरों को पहुंचाती है, आज वो भी बिकने के कगार पर है। और आप ये सोचिए कि हमारे देश में जो सुरक्षा का सामान बनाने वाले कारखाने हैं, मैं कानपुर शहर की रहने वाली हूँ, 8-10 कारखाने सरकारी, जहाँ बंदूक बनती है, जहाँ कारतूस बनते हैं, जहाँ और भी चीजें बनती हैं, टैंक बनते हैं। आज इन कारखानों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए इतने महत्वपूर्ण हैं, उनको भी बेचने का काम हमारी सरकार कर रही है और वहाँ के मजदूर भी हड़ताल कर रहे हैं ताकि उनका कारखाना न बिके। तो आज ये जो आज़ादी लोगों ने कुर्बानियां दे करके पाई थी, आज वो खतरे में है। और जो कुछ हमको मिला, जो कुछ हमने मेहनत करके तैयार किया, वो सब कुछ हाथ से आज जाने वाला है। इसीलिए ये आंदोलन इतना महत्वपूर्ण है और जिन लोगों ने कुर्बानी दी हमारी आज़ादी के लिए, उनको याद करना, उनसे प्रेरणा लेना इतना ज़रूरी है। लोगों ने कहा कि कैप्टन लक्ष्मी के बारे में कुछ बता दीजिए, तो कैप्टन लक्ष्मी तो आपकी तरह ही एक महिला थी जिसका जन्म दक्षिण भारत में हुआ, पढ़े लिखे परिवार में जन्म हुआ, तो वो भी डॉक्टर बन गई। डॉक्टर बनने के बाद वो सिंगापुर चली गई और सिंगापुर के अंदर उन्होंने जो वहां पर, आपको भी मालूम है, आपके पंजाब और हरियाणा से भी आजकल बहुत सारे लोग काम करने के लिए विदेश में जाते हैं। जब अंग्रेजों का राज था तो हमारे बहुत सारे हजारों हजार गरीब हिंदुस्तान के लोग बाहर भेज दिए जाते थे काम करने के लिए, और वहाँ वो करीब करीब गुलामों की तरह काम करते थे। तो सिंगापुर में, मलेशिया में, बर्मा में हमारे देशी मूल के बहुत सारे लोग थे, भारतीय मूल के, लेकिन गरीब थे, मजदूर थे, और उनके लिए वो दवाखाना चलाती थी। वो कैप्टन लक्ष्मी उस समय डॉक्टर लक्ष्मी थी, लेकिन गरीबों की सेवा करती थी और गरीबों की डॉक्टर थी। और उसी जमाने में वहीं सिंगापुर में जो भारतीय सेना थी, उसने जापानियों के सामने आत्मसमर्पण किया और उस अंग्रेजों की सेना में आप जानते हैं बहुत बड़ी संख्या में हमारे देश के जवान थे, हमारे देश के अधिकारी थे। तो उनको एक मौका मिला कि अलग एक सेना बनाए और अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। उन्होंने उस सेना का नाम आज़ाद हिंद फौज रखा और अपने नेता के रूप में उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को बुलाया और उनको अपना नेता बनाया। सुभाष चंद्र बोस वहां पहुंचे, उन्होंने कहा ठीक है, जापानी हमारी मदद करना चाहते हैं, लेकिन हम
उनके सामने सर नहीं झुकाएंगे। यहाँ पर जितने हमारे भारतीय मूल के लोग हैं उनको चंदा देना चाहिए, जेवर देना चाहिए और अपने जवानों को देना चाहिए, उनको भी मैं सेना में भर्ती करूंगा। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हमारी आजादी तब तक हमको नहीं मिल सकती है जब तक महिलाएं आगे नहीं आएंगी। तो एक महिलाओं की भी सैनिक टुकड़ी मैं खड़ा करूंगा आजादी की लड़ाई के लिए। तो लोगों ने हंसी उड़ाई। हमको मालूम है जब भी औरतों का नाम आता है लोग सब हंसते हैं, हमेशा हंसी उड़ाते हैं। कहाँ से आएंगी औरतें, कहाँ से लाएंगे औरतें? लेकिन जब औरतें एक बार आ जाती हैं तो उनकी ताकत को और उनकी हिम्मत को सब लोग पहचानते हैं। आज मोदी को भी मालूम है कि ये औरतें जो इस किसान आंदोलन में आगे आगे बैठी हैं ये कभी हटने वाली नहीं है। कोई भी भाग जाएगा लेकिन हमारी माता बहनें भागने वाली नहीं है। सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा, मैं अपने देश की महिलाओं को जानता हूँ, उनको मैं ट्रेनिंग दूंगा तो वो मर्दों के जैसे या मर्दों से बेहतर भी लड़ेंगी। तो उन्होंने फिर वहाँ पर हमारी ये जो डॉक्टर लक्ष्मी थी, जैसे मैंने बताया, उनको बुलाया कि आप क्या इस काम में हमारा साथ देंगी? उन्होंने कहा मैं कल से अपना दवाखाना बंद कर दूंगी। उन्होंने दवाखाना बंद कर दिया और उन लोगों ने फिर कहा कि हमारे जो भारत के लोग यहाँ 3-4 पुश्तों से रह रहे हैं, उनकी बेटियों को, उनको बहुओं को हम फौज में भर्ती करेंगे। अब आप समझ लीजिए वो लोग हरियाणा और पंजाब के नहीं थे। हरियाणा और पंजाब के लोग समझते हम ही हट्टे कट्टे हैं, हम ही लड़ना जानते हैं। वो लोग ज्यादातर दक्षिण भारत के थे, मद्रास के थे, केरला के थे। और वो औरतें घर से भाग भाग के निकली। कईयों ने तो अपने घरों में बताया भी नहीं हम जा रहे हैं, अपने माँ बाप को भी नहीं बताया, और सब पहुंच गए कि हमको भर्ती करो, हमको भर्ती करो। अब आप कमाल की बात सुनिए, उन महिलाओं ने कभी भारत को देखा नहीं था। उनके बाप दादा 100 साल पहले भारत से वहां गए थे, कभी भारत देखा नहीं था। लेकिन इतना उनके दिल में जज्बा था कि हम जहाँ के रहने वाले हैं उसकी आज़ादी के लिए हमको लड़ना चाहिए, कि वो अपना घर द्वार छोड़ करके। और फिर उनको रोकना पड़ा कि अभी हमको सिर्फ 1500 महिलाएं चाहिए, 1500 को ट्रेनिंग देंगे। और वो 1500 महिलाओं को राइफल की ट्रेनिंग दी गई, पीठ पर, कंधे पर बोझा रख करके भागने की ट्रेनिंग दी गई। जैसी ट्रेनिंग पुरुष सिपाहियों को दी जाती थी, फौजियों को दी जाती थी, वही ट्रेनिंग उन महिलाओं को भी दी गई। और उस टुकड़ी का नाम रखा गया रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। और उस टुकड़ी को पूरी ट्रेनिंग दे करके मोर्चे पर भी भेजा गया। लेकिन आप जानते हैं कि लड़ाई की मोड़ हुई, जापानियों ने आत्मसमर्पण कर दिया, हमारे आजाद हिंद फौज को भी करना पड़ा। लेकिन उन महिलाओं ने जंगलों में निकल करके जो घायल थे उनकी सेवा की, और आखिर तक वो यही कहती रही कि हम लड़ना चाहते हैं, हम और कुछ नहीं करना चाहते हैं। उनको हमारा देश भूल गया, कौन थी, क्या नाम था, भूल गए हम लोग। ये भाजपा वाले कहते हैं इतिहास की किताबें हमको फिर से लिखनी है। हाँ लिखनी है, क्यों लिखनी है? कि जितने लोगों के नाम छूट गए हैं, जिन्होंने देश की सेवा की और देश के लिए मरे, उनका नाम भी हमारे इतिहास की किताबों में दर्ज होना चाहिए, और उसको हम लोग करेंगे। लेकिन उसके बाद लड़ाई तो खत्म हो गई। भारत में किसी को पता भी नहीं था कि आजाद हिंद फौज बनी थी। वो तो उसके 3 अधिकारी, जिनका नाम मेरे भाई साहब ने लिया, सहगल, ढिल्लन, शाहनवाज, एक हिंदू, एक सरदार और एक मुसलमान, उनको लाल किले में अंग्रेजों ने बंद किया और उनके ऊपर मुकदमा चलाया। उनको फांसी की सजा हो रही थी। तब जाकर के पूरे देश को मालूम हुआ कि अरे ये आजाद हिंद फौज बनी थी। विदेश में इन्होंने बंदूक उठा करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और महिलाएं भी लड़ी। पूरे देश के अंदर ये खबर फैली। जब मैं संसद में थी तो चौधरी बंसीलाल भी वहां थे मेरे साथ। उन्होंने मुझे बताया
कि बहन जी आप सोच नहीं सकती हैं कि जब लाल किले में वो मुकदमा चला तो पूरे देश में जैसे करंट दौड़ गया, लोग पागल हो गए और हरेक की आवाज, ये हरेक के मुंह में एक ही आवाज थी कि हमको उनको बचाना है, फांसी नहीं होने देंगे। और उन्होंने मुझे बताया कि वो छोटे लड़के थे अपने गांव में, चाहे भिवानी में उनका गांव है, और वहां से वो सुबह 4 बजे उठ करके रोड पर खड़े होते थे और बैलगाड़ियों का रेला जाता था लाल किले। किसी एक बैलगाड़ी में बैठ जाते थे और लाल किले पहुंच जाते थे। दिन भर वहां ये लोग धूप में बैठे रहते थे, कोई टीवी नहीं था, और शाम को 5 बजे एक निकल करके कहता था कल फिर सुनवाई होगी, और ये लोग सब फिर पलट करके वापस आते थे। वो बताते थे हमको कि बहन जी 12-2 बजे रात को मैं लौटता था, चूल्हे के पास लुढ़क के सो जाता था और फिर सुबह उठ करके फिर बैलगाड़ी में बैठ कर